अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा न्यू टॉपिक है इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले इकोसिस्टम बैलेंस के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। इकोसिस्टम बैलेंसिंग के लिहाज से पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहता है और उसमें ह्यूमन का इम्पैक्ट क्या है। बैलेंसिंग में इकोसिस्टम बैलेंस वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये हम लोग आज डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें से सिर्फ आज हम ग्लोबल वार्मिंग को स्टडी करेंगे। बाकी और जो इम्पैक्ट आते हैं ह्यूमंस के वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बैलेंसिंग इकोसिस्टम के लिहाज से बात करते हैं। तो इकोसिस्टम बैलेंस किस तरह से होता है, ये इंटरैक्शंस होती हैं ऑर्गेनिजम्स की दूसरे ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पीछे इतने ज़्यादा हम लोगों ने वो स्टडी कर चुके हैं, फूड चेन्स, फूड वेब्स। तो इस तरह से जो इंटरैक्शंस होती है ऑर्गेनिजम्स की दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, इसके अलावा जो इंटरैक्शंस होती हैं ऑर्गेनिज्म की एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ, ये सारी हम इंटरैक्शंस स्टडी कर चुके हैं। इस तरह की जो इंटरैक्शंस होती है ये क्या करती है, इकोसिस्टम को बैलेंस रखती है। इसके अलावा जो है वो बैलेंसिंग के लिए हमारे पास बायोजियो केमिकल साइकिल्स भी आते हैं। ये भी क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं इकोसिस्टम की, जिसमें आप लोगों ने कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल को डिटेल में स्टडी कर लिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको साइकिल का पूरा पता है और वो आपको ये भी पता है कि किस तरह से इकोसिस्टम अब जो है वो बैलेंस्ड रहते हैं। अब हुआ क्या है कि बैलेंसिंग तो हमारी इकोसिस्टम की बिल्कुल सही तरीके से थी, लेकिन क्या हुआ कि ह्यूमंस ने क्या किया है, एनवायरनमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई इसलिए किया कि अपनी नीड्स के लिए। मॉडिफिकेशन की वजह से क्या हुआ है कि डिसबैलेंसिंग होती जा रही है इकोसिस्टम के अंदर। अब ह्यूमन इम्पैक्ट को हम लोग अगर पहला जो इसमें हम बात करें कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है ह्यूमंस के लिहाज से, उसमें आती है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसमें यह होता है कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती है, जिसमें आती है मीथेन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, इसके अलावा ओजोन आती है। ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये क्या कर रही हैं, हमारे इनकी बहुत ज़्यादा एडिशन होना शुरू हो गई है। अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा एडिशन होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब इंक्रीज इस सेंस में हो रहा है टेम्परेचर के जो अर्थ की जो सबसे लोएस्ट लेयर आती है एटमॉस्फेयर की, वो आती है ट्रोपोस्फेयर। आपको पता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सारी जो है वो लेयर्स होती हैं। ठीक है, जिसमें जो ट्रोपोस्फेयर आती है जिसके अंदर हमारा सारी हमारा एटमॉस्फेयर आता है, जिसमें सारे प्लेन्स हैं, क्लाउड्स हैं, ये सारा हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये ट्रोपोस्फेयर है और ये सबसे लोएस्ट पार्ट है अर्थ की एटमॉस्फेयर का। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि हमारे पास जो हमारी आती हैं सोलर रेडिएशंस आती हैं, सन की जो भी सोलर रेडिएशंस आती हैं वो दोबारा से स्पेस में नहीं जा पा रही, रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से क्या होता है कि सोलर रेडिएशंस अंदर ट्रैप होना शुरू हो गई है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, अब इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। सबसे पहले इसमें यह आता है कि जो भी हमारे पोलर आइस कैप्स हैं या ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सोलर रेडिएशन ज़्यादा आनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सारे पोलर आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट होना शुरू हो गए हैं, बजाय इसकी निस्बत के वो जो हमारे पास उसकी जो फॉर्मेशन होती है ग्लेशियर्स की वो स्लो है, लेकिन जो मेल्टिंग हो रही है वो बहुत फास्टर हो रही है, जिसकी वजह से सारे हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। और ग्लेशियर्स जब मेल्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिवर्स ओवरफ्लो कर रहे हैं और जिसकी वजह से फ्लड्स आ रहे हैं हर जगह। दूसरा इसमें ये आता है कि हम लोग देखें कि जो सी वाटर है वो भी एक्सपैंड कर रहा है, जिसकी वजह से सी लेवल भी वो राइज करना शुरू हो गया है। ये सारे इसके कॉजेज हैं ग्लोबल वार्मिंग के। अब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। जो अभी हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैसेस का रोल देखा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसके अंदर जो गैसेस होती हैं जिन्हें हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो ट्रैप करते हैं एटमॉस्फेयर में, हो जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं।
अब ये कौन सी गैसेज हैं जिसमें ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी क्या हो रही हैं एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप होना शुरू हो गई हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक पूरा ये ग्रीन हाउस एक जैसे ग्लास है, ठीक है, और उसके अंदर क्या हो रहा है कि हीट आ रही है लेकिन हीट अंदर से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही, और अंदर क्या होगा, हीट जब इतनी ट्रैप होना शुरू हो जाएगी तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज होना शुरू हो जाएगा। आजकल भी हम देख लें हमारा टेम्परेचर किस कदर राइज हो रहा है, वो इसी वजह से ही है क्योंकि ये हमारे ही आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो हम लोगों ने दिए हैं इकोसिस्टम में, और डिसबैलेंसिंग हो गई है सारी इकोसिस्टम के अंदर। अच्छा, अब इसमें अगर हम अर्थ के लिहाज से बात करें, होता क्या है कि सनलाइट आ रही है और सरफेस में आएगी, ज़्यादातर जो होती है सनलाइट उसमें से जो आती है वो हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाती है। हीट एनर्जी में जब ट्रांसफ़र होती है फिर उसके बाद उसने दोबारा से स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट हो जाना होता है। किस तरह, किस रेडिएशंस पे रिफ्लेक्ट होंगी, एज द इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है। हमारी आई है सनलाइट, उसने कन्वर्ट होना है हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी में कन्वर्जन के बाद उसने वापस रिफ्लेक्ट होना है स्पेस में, लेकिन वो हीट एनर्जी के लिहाज से स्पेस में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस के तौर पे होगी, ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैसेस का क्या रोल होता है कि उसने उनको इंफ्रारेड रेडिएशंस को ट्रैप कर लेना होता है, और जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अर्थ से बाहर दोबारा वापस नहीं रेडिएशंस जा पाती और ये उल्टा हमारे लिए नुकसान करती हैं। अब हम इसमें ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आती है, मीथेन आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आती है, ये सारे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं। 1800 से अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है हमारे एटमॉस्फेयर में 30%। मीथेन की बात करें तो वो हमारी डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है, और नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें एटमॉस्फेयर में तो वो भी 8% इंक्रीज़ कर चुकी है। तो सारी हमारी ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये बहुत ज़्यादा इनका लेवल राइज हो चुका है। अब मैं आपको ये बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट की है इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट। बैलेंसिंग किस तरह से होती है ये सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए आपने प्रिपेयर करना है। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपने पूरा याद करना, ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन, और इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। Maldives survival, scientists fear that the sea level is rising up to 0.9 centimeter a year। साइंटिस्ट को ये डर है कि जो हमारे पास जो सी लेवल है वो हर साल में 0.9 सेंटीमीटर जो है वो राइज करना शुरू हो गया है, और इसके जो है वो कोस्टल कंट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा स्वेयर वर्स्ट इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। Most of the islands of the Maldives are less than 1 meter above sea level. It is estimated that within 100 years, Maldives might become uninhabitable and citizens would be forced to evacuate. यानी कि हमारे पास कुछ उनके जो अगर हम बात करें आइलैंड्स की तो वो सिर्फ सी लेवल से 1 मीटर ही ऊपर हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि 100 साल बाद अगर हम देखें तो ये बिल्कुल अनइनहैबिटेबल हो जाएगा, यानी कि कोई खाने पीने को कुछ नहीं होगा और सारे सिटीजन्स वहाँ से निकल भी नहीं पाएंगे और उनको फोर्सली वहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके काफ़ी स्वेयर इफेक्ट्स हैं। 1990 में देखें अगर हम यूनाइटेड नेशंस ने इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज में उसने ये एस्टैब्लिश की थी, उसने ये प्रोवाइड किया था दैट द साइंटिफिक एडवाइस टू द वर्ल्ड लीडर्स ऑन इश्यूज लाइक द बिल्डअप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड इट्स प्रिवेंशन। उसमें उसने सिर्फ यही बताया था कि ग्रीन हाउस गैसेज किस तरह से हमारी इंक्रीज हो रही हैं और उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से उसने बताया था क्या करना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IPCC हमारे पास जो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर है वो 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर चुका है पर डिकेड, ठीक है। और 30 साल से अगर हम पास्ट 30 ईयर्स के लिहाज से देखें तो हर डिकेड के बाद जो है हमारे पास 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी आपने सारी डेफिनेशंस याद करनी है। और 1800 से आगे हमारे पास इन गैसेस में कितना इंक्रीज आया है ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं।
ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था, बहुत इजी टॉपिक था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है, अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।